बीजेपी के साथ ही जाऊंगा मैं, गठबंधन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं, राइट। और जो विदेश में भारत की छवि बनी है उससे बहुत फ़र्क, वो बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और मेरे हिसाब से सबको बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। रीज़न बीइंग आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि जो लास्ट 10 ईयर्स में डेवलपमेंट हो रहा है और आगे जो डेवलपमेंट होगा और जो भारत की छवि बन रही है, तो उसके बारे में सबको पता है। आपने क्या किया है? मैम आपने बहुत कुछ किया है। फिर भी क्या किया है? आप देखिए वो एजुकेटेड है, आईआईटी उस पर है। ये ज़रूर है उनको फंसाया जा रहा है, चाहे किसी भी लेवल से फंसाया जा रहा है, पर वी आर सपोर्टर्स ऑफ आप। किस वजह से लग रहा है आपको फंसाया जा रहा है? मैम अब किस वजह से मैं क्या बता सकती हूँ, ये तो अब मोदी जी बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकती नहीं, कोई तो सबूत मिला ही होगा ना ईडी को। जब 9 बार उनको सम्मन गए हैं तो वो पेश क्यों नहीं हुए वहाँ पे? हूँ। मैम सम्मन तो आप किसी को भी भेज सकते हो ना, जब आप पावर में होते हो तो आप किसी को भी सम्मन भेज सकते हैं ना। लेकिन अगर कमी नहीं थी तो आपको एक सम्मन में ही जाना चाहिए था ना। 9 सम्मन के बाद भी आप नहीं। होता ना, ज़रूरी नहीं है ना कि आप बोलोगे और हम उठ के चल पड़ेंगे, वो वाली बात नहीं होती है। उदित राज जी को, किस लिए? कांग्रेस के है ना वो। हाँ जी, इसलिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी को हमने बहुत टाइम दे दिया, उन पर भरोसा भी कर लिया। कांग्रेस को भी तो 70 साल दिए। तो अब दिए थे ना, अब दोबारा से देंगे ना। ऐसे तो उदित राज पहले बीजेपी में थे लेकिन उनको वोट नहीं, बीजेपी में थे, टिकट नहीं मिला, इसलिए शामिल हो कांग्रेस को गए। लाना है, इससे मतलब है, तो अब उनको नहीं देना। तो आपको नहीं लगता उदित राज जी दल बदलू हैं? पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में शामिल। बोल रहा हूँ, मुद्दा उदित राज जी का नहीं है, मुद्दा है बीजेपी का और कांग्रेस का। तो मैं कांग्रेस को प्रेफरेंस करूंगा। नमस्कार, मैं रश्मि कौशिक और आप मेरे साथ देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर न्यूज़। आज हम रोहिणी सेक्टर 9 में मौजूद हैं, डीसी चौक। यहाँ के प्रत्याशी हैं योगेंद्र चंदोलिया जी बीजेपी से, और गठबंधन से हैं उदित राज। आइए जनता से जानते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। देखिए, मैं यहाँ जो सोसाइटीज़ हैं उनके बीच में रहता हूँ। स्वास्थ्य कुंज सोसाइटी का एक्स प्रेसिडेंट हूँ, आजकल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, 6 बार वाइस प्रेसिडेंट बन चुका। और मैं ये जानता हूँ कि यहाँ के लोगों का मर्म क्या है, उनके दिल में क्या है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे मैं लोगों के बीच घूमता हूँ, सीनियर सिटीजन्स का या पुलिस एडमिन होने के नाते, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर तो लगभग 80% वोट बीजेपी को ही जाएंगे। ऐसी उनकी रैलियाँ चल रही हैं, जैसे लोगों का रुझान है, जैसे लोगों में जोश है, जैसे उनके कार्यालय हैं, जैसे चल रहा है। इस इलाके में खासकर उदित राज जी का, डॉक्टर उदित राज का कोई कहीं भी कोई प्रभाव नज़र नहीं आता है। लेकिन मैं सुनता हूँ कुछ लोगों से आते जाते, या जो कई कम्युनिटियों से, वो कह रहे हैं कि गांव की तरफ चंदोले जी का कम, और लेकिन डॉक्टर उदित राज का ज़्यादा है, क्योंकि वो पिछले 3-4 महीनों से शायद गांव में ही काम कर रहे हैं। वो पहले यहाँ उदित राज यहाँ पहले सांसद भी बने थे, उसके बाद उनको एक बार पिछली बार वो टिकट नहीं मिला बीजेपी का, इसलिए वो कांग्रेस में चले गए थे। और पिछले जो हमारे हंसराज जी हंस हैं, उन्होंने जो अपनी उपस्थिति दिखानी चाहिए थी जनता में, जो कार्य उन्होंने करने चाहिए थे, जो उन्होंने लोगों को वायदे किए थे, शायद किसी अभाव में, समय के अभाव में, या किसी भी कारण से वो उनको निश्चित तौर पर पूरा नहीं कर पाए। इसके लिए बीजेपी कैंडिडेट को अभी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए। और इस बार जो खुशी की बात यह है कि जो बीजेपी ने जो कैंडिडेट चुना है ना, वो यहीं का रहने वाला समझिए। उसमें फार्मर्स में रहते हैं आजकल, फार्मर्स में फ्लैट खरीदा उनसे, वो यहाँ रहते हैं, और वो करोल बाग से भी जीत चुके हैं 3 बार। तो कहने का ये मतलब है कि इस बार जो लिया है उन्होंने कार्यकर्ता चुना है, ना कि कोई कलाकार चुना है, ना कोई इस तरीके का कोई क्रिकेटर चुना है, जैसे गौतम गंभीर जी थे या अपने हंसराज जी हंस थे, गायक वगैरह थे। तो मैं चाहूँगा कि एक स्पष्ट जो लोगों का राय है वो ये है कि वो इस बार यहाँ बीजेपी ही आएगी। सर, आपकी क्या क्या उपेक्षाएं हैं बीजेपी से? मेरी उपेक्षा तो ये है कि सब लोगों को, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, जो भी आता है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। जनता का बहुत ज़्यादा उस एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, सेफ्टी है, सीनियर सिटीजन की सेफ्टी है, अपराध का जो ग्राफ है उसको गिराएगा, सीनियर सिटीजन जो अलग से भी रहते हैं उनकी भी सुरक्षा के लिए करेगा। जैसे अभी आज खान मार्केट में हुआ कि वहाँ पर किसी का मौत हो गई, क्योंकि पुलिस के पास भी रिसोर्सेज कम है। तो ये सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस रोहिणी में खासकर यहाँ तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि वही कोई पेड़ वगैरह की समस्या है। यस, एनक्रोचमेंट वगैरह की समस्या है, वो एमसीडी से लिंक होती है हमेशा। लेकिन जो सांसद के लिए काम है कि जो भी प्रधानमंत्री बने उसके संदेशों को सही से इम्प्लीमेंट करे, जनता की स्वास्थ्य का ध्यान रखे,
और सुरक्षा के ध्यान के लिए, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है पुलिस, होम मिनिस्ट्री उनके पास होती है, तो जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ की वो सब वहाँ तक पहुँचाए और उसको क्रियान्वयन करने के लिए। सर केजरीवाल जी के बारे में आपकी क्या राय है? किस बारे में चाहते हैं? वो पढ़े लिखे हैं, कोई शक नहीं, कमिश्नर रहे हैं, कोई शक नहीं, वो 2 सीएम बन चुके हैं 2 बार, इसमें कोई शक नहीं। आप बताइए क्या? वो कल जेल से बाहर आए हैं, तो क्या मतलब बीजेपी पर क्या पलटवार हुआ है इस बात का? मैं पलटवार तो नहीं कह सकती, लेकिन निश्चित तौर पर ये मैं कह सकता हूँ कि एक सहानुभूति होती है हर एक आदमी के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी कल जाऊँ तो किसी भी पार्टी से जाऊँ तो वो थोड़ी सी सहानुभूति होती है, तो वो सहानुभूति की कुछ परसेंटेज तो होगी, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन एकदम से अजूबा हो जाए ये मुझे नहीं लगता है, और ये अजूबा जैसा तो नहीं लग रहा होता हुआ, ये मेरे ख्याल नहीं होगा अजूबा तो। सर आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तो बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी या नहीं? देखिए थोड़ा बहुत तो फ़र्क, मैंने कहा ना, वो फ़र्क पड़ता ही है, कोई सहानुभूति की थोड़ा सा होता ही है, जनता का उसकी तरफ प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप कहें कि पूरा का पूरा एकदम से पासा पलट जाए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। पासा पलटने वाली तो बात नहीं लग रही। यस, कुछ प्रतिशत का वज़न इधर से उधर हो जाता है और वो शायद हुआ भी होगा, लेकिन इतना पासा पलटा नहीं होगा जितना आप मतलब कह सकते हैं। बीजेपी हार की तरफ तो नहीं नज़र आ रही मुझको। हाँ, परसेंटेज में फ़र्क पड़ सकता है। हाँ, वोटिंग पूरी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन बहुत मेहनत कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन जो घर में सुविधाएं दे रहा है कि घर से वोट डालो, 80 साल के और 85 साल के लोग, जिस लिस्टों पर BLO काम कर रहे हैं, जितने हमारी ये DM हैं मिस अंकिता अनंत, और यहाँ पे SDM हैं राजीव सिन्हा जी वगैरह वगैरह, वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और लगता नहीं है कि जैसे सारे देश में वोटिंग परसेंटेज गिरी है, जो प्रतिशत गिरा है वो यहाँ भी गिरेगा, ऐसा लगता नहीं है। हम प्रयास रहते हैं कि वोटिंग के हिसाब से, बिना किसी पार्टी का सोचे, वोटिंग के हिसाब से हम जो पिछली हमारी 64% के करीब हुई थी, हम चाहेंगे उसको मेंटेन करें। हमारी वोटिंग 55% या 50% या 59% नहीं होगी, हम उसको मेंटेन करेंगे। ऐसे भरसक प्रयास हम कर रहे हैं। मैम, मेरा नाम संजीव सेठी है और मैं यहाँ का शॉपकीपर हूँ। मेरा आई गॉट अ शोरूम हेयर इन DC चौक मार्केट। सर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया और गठबंधन से उदित राज जी, आप ये बताइए कि आप किसको चुनना चाहते हैं? सर डेफिनेटली मैं आई गो फॉर ऑप्ट फॉर, मैं बीजेपी को ही चुनना चाहूँगा, योगेंद्र चंदोलिया जी को। उदित राज जी का कार्यकाल हमने देखा, पहले वो यहाँ से MP थे, लेकिन वो पलटू राम ज़्यादा हैं, और कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी बीजेपी छोड़ के कभी वो दूसरी पार्टी में, और उन्होंने आज तक हमारे को शक्ल नहीं दिखाई थी यहाँ पर जब वो चुने गए थे, पहले MP चुने गए थे, ठीक है। और उसके बाद ना तो उन्होंने कोई कार्यकाल में काम किया, ना कुछ किया, ना हमारे को शक्ल भी दिखाई नहीं। हम जानते नहीं, कुछ लोग जानते थे जब एक बार बाजार में आए, लेकिन चुनने के बाद उन्होंने कोई कार्यकाल नहीं किया, सिर्फ विवादों में घिरे रहे, छोड़ के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर लिया, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश का क्या हाल किया सब जानते हैं, ठीक है। आज हमारे मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने हमारे देश को बहुत ऊंचा उठाया, देश की इज्जत बनाई है, देश का बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। और मैं भी इस बार भी मैं चाहूँगा कि मैं वोट दूंगा, मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा, और बीजेपी में मोदी जी को ही चाहूँगा कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। और आने वाली इस टर्म के साथ साथ मैं उनको बधाइयाँ भी देना चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी के अलावा कोई एक सूटेबल कैंडिडेट है ही नहीं देश के लिए। जो उनकी व्यक्तित्व है, उनकी भाषा है, उनका एक जो एक देश के प्रति कर्तव्य है, जो उनकी ईमानदारी है, जो चरित्र है, उसके अलावा तो दूर दूर तक। सर विपक्षी लोग कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया है और उन्होंने देश बेचा है, रेल बेची है, ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया देश के लिए, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष जो है एक भ्रष्ट लोगों का एक झुंड है, जो भेड़ियों का झुंड कहते हैं, जिन्होंने देश को, भारत माता को नोच के खा लिया, ठीक है। इससे पहले उनको नज़र नहीं आता कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। देश में जो काम हो रहा है, देश की सेना को सशक्त किया, उग्रवादी हमले बंद करवाए, बम फटने बंद कराए। मैंने खुद एक उग्रवादी हमला देखा जिसमें मैं पीछे चल रहा था, आगे बस में बम ब्लास्ट हुआ, मैं बच गया। लेकिन वैसे जब से मोदी जी आए हैं तब ऐसे कोई बम ब्लास्ट हमने देखे नहीं, और ना ऐसा कोई देश में या देश की राजधानी में भी नहीं देखा जहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट है या कुछ है। लेकिन उसके साथ साथ जो मोदी जी हैं, मोदी जी का कार्य बहुत शक्तिशाली है, उनकी भाषा बड़ी शक्तिशाली है, उनका काम करने का व्यक्तित्व भी बहुत बढ़िया है। इसलिए
इसलिए मैं जो विपक्ष के लिए मैं बोलूँगा कि एक वो भेड़ियों का एक नकारात्मक जो चीज़ होती है ना, कैसे अगर वो आते हैं तो कहते हैं ना हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, वो बात है। सर विपक्षी एक और बात कहते हैं कि जो पुलवामा में अटैक हुआ था वो मोदी जी ने करवाया था। उनके जूते मारने चाहिए, और देश की सेना के लिए आपने अगर ऐसा बोला है कुछ है तो ये उनको शोभा नहीं देता। विपक्ष कोई है ही नहीं यहाँ पर, हम उनको विपक्ष ही नहीं मानते। जो देश के लिए और सेना के लिए और देश के जो शहीद हुए नौजवान, उनके लिए ऐसा बोलेंगे तो मैं नहीं समझता कि उनसे घटिया लोग या गिरा हुआ कोई शासन गिरे हुए विपक्ष कोई होगा या नेता होंगे। वो अपने गिरबान में झांके देखें, जिनके माँ बाप गए, जिनके बच्चे गए, ठीक है, उनको पता लगता है। अगर ये ऐसे बात करेंगे क्या मोदी जी ऐसे लगते हैं? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा है ना। हमारे लोगों का ऐसा, मैं सोसाइटी में भी रहता हूँ, हमारा सबका ओपिनियन है कि भ्रष्ट लोग जो हैं अपना झुंड बना रखा है उन्होंने। देखो गठबंधन दोनों ही, एक तो एनडीए एक दूसरा है, तो आप गठबंधन का मतलब है कि अभी चंदोलिया जी ही मेरे को लगता है यहाँ पे आएंगे। किस वजह से? बीजेपी की लहर है नंबर एक बात। बीजेपी काम भी कर रहा है, बीजेपी ने ऐसी बात नहीं है बीजेपी ने काम नहीं किया, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। काम भी किया है। योगेश जी तो युवा भी हैं, ऊर्जावान भी हैं और पुराने, उनको जानकारी भी है काम की। केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया? मेरे को दिखता नहीं। खैर अब लोग, आपको दिखता था, आप बताओ, आप खुद ही बताओ कि क्या काम किया केजरीवाल जी ने। बसें भी तो फ्री करी है। फ्री में तो हमारे लिए तो नहीं करी। किसके लिए? आपके घर की जो लेडीज होंगी वो भी तो जाती होंगी ना बसों में। वो बस में बैठती नहीं, सारी मेट्रो में जाती है, गाड़ी में जाती है। तो गरीब जो औरतें हैं उनके लिए तो सही किया ना। देखो मैं नहीं कह सकता इस बात को कि किसके लिए ठीक किया, किसके, हमें फ्री क्यों देना। मैं तो लोगों को काम दो ना, आप फ्री क्यों दें? आप लोगों को काम दो ना, काम देने में ज़्यादा फायदा है। आप लोगों को रोजगार दो ना, आप लोगों को नौकरी दो, समझ बात है। लोगों को व्यापार दो, बिजनेस दो आप, तो उससे अपने आप बाई डिफॉल्ट आदमी अपना खर्चा करके जाएगा। आप लोगों को फ्री क्यों देना लोगों को, आपको बताओ ना। आप जो गरीब औरतें जो नौकरी करती हैं उनका किराया तो बच जाता है ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको जो बोलता हूँ कि आपको जो लोग नौकरी करते हैं तो आप उनकी सैलरी पे काम करो। उनकी सैलरी और कैसे बढ़ सकती है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, उनको आप और योग्य कैसे बना सकते हो काम करने के लिए। आप फ्री में क्यों देना हमें किसी को भी? आप तो टैक्स पेयर का पैसे ही खराब कर रहे हो उल्टा। आप एक को फ्री दे रहे हो, एक से टैक्स ले रहे हो, क्या मतलब इन बातों का पड़ता है? बताओ आप एक बार। थैंक यू। 400 पार और जो भी केजरीवाल ने निकले हैं। ठीक। सर केजरीवाल जी ने बोला है कि जनता है ना जेल का जवाब वोट से देगी। ठीक है, इस पे आपकी क्या सहमति है? तो केजरीवाल जी जेल क्यों गए, पहले ये पता होना, जनता को पता होना चाहिए ना। केजरीवाल जी जेल क्यों गए? मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल जी गलत है, पर केजरीवाल जी जेल क्यों गए? सर वो कह रहे हैं बीजेपी का षड्यंत्र था, उन्होंने मुझे जेल में डलवाया। वो तो कोर्ट भी कह रही है कि कोर्ट ने भी क्लियर किया है कि भाई कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट है उनकी है। कैसे आप कह सकते हो कि बीजेपी के षड्यंत्र? मुझे नहीं पता, और हो तो वो जाना, केजरीवाल जाना है, बीजेपी जाना है, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर सिंपैथी उनको लेनी है ना तो अपने आप को क्लियर भी करके लेके जाना होगा, तभी तो हम उनके साथ होंगे, केजरीवाल जी के साथ, तभी तो हम जाएंगे हम भी। भाई हमें आज लगता है केजरीवाल जी में कहीं ना कहीं डेंट तो हुआ है। जो केजरीवाल जी इस तरह सिस्टम से बन के आए थे, उसके बाद केजरीवाल जी में डेफिनेट कहीं ना कहीं डेंट हुआ है केजरीवाल जी के अंदर। सर बीजेपी का 400 पार का नारा है, क्या लगता है आपको? बुराई क्या होना चाहिए? बीजेपी को 450, 400 ज़्यादा पार जाना। बीजेपी ने काम, देखो बीजेपी ने सबसे मजे की बात क्या है, बीजेपी ने देश में कुछ सिस्टम ऐसा है जो बिल्कुल ठीक कर दिया। देश में हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, रोज़ का होता था देश में। राम मंदिर बना, काम चीज़ क्लियर। आर्टिकल 370 उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया, जम्मू कश्मीर को सही हो गया। सर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तो अभी भी हो रहा है। अभी भी मुस्लिम लोग ये बोल रहे हैं, जो मुस्लिम नेता हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है। नहीं, ऐसा कैसे? तो फिर हम क्या कांग्रेस को मुस्लिम की पार्टी बोलें? फिर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? या अदर पार्टी को मुस्लिम पार्टी बोलें, जो ऐसा लोग वो बोल रहे हैं? या जिस पार्टी में वो हैं वो क्या मुस्लिम की पार्टी में हैं कि वो लोग? इसका जवाब उनको देना चाहिए। फिर कह रहे हैं ना लोग कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी और कांग्रेस हिंदू विरोधी है। मेरा आपसे सुझाव क्या है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, बात समझ में बात आती है। अगर नेता कह रहे हैं तो बात गलत है। लोग भी कह रहे हैं और नेता भी कह रहे हैं। देखो हमने तो नहीं सुना जी, हम भी तो लोगों में से आते, हम तो नहीं कह रहे इस बात को। क्यों बीजेपी में मुस्लिम लोग नहीं है? खूब है, बहुत है। मैं तो इस बात को नहीं मानता कि बीजेपी मुस्लिम नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन बताइए आप। तो मेरे हिसाब से जो जैसे लोग कह रहे हैं कि पार्टी कोई मुस्लिम नहीं, क्यों? बीजेपी ने क्या मुस्लिमों के लिए काम नहीं किया क्या? क्या बीजेपी ने जो घर दिए वो मुसलमानों को नहीं दिए क्या? क्या बीजेपी ने वो तलाक का सिस्टम उठाया था, मुसलमानों के लिए फ़ायदा, महिलाओं को फ़ायदा नहीं हुआ क्या? आपने ये बात तो नहीं पूछी एक बार भी कि महिलाओं को तो फायदा हुआ, लेकिन उनके जो पुरुष हैं
वो तो इस बात को गलत मान रहे हैं ना। देखो मैडम, 3 तलाक ठीक हटना ठीक था या पुरुषों की वो ठीक थी, बताओ आप मेरे को जवाब। मैं आपसे आप एक महिला है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इस बात का, क्या 3 तलाक ठीक है नहीं है? तो पुरुष वर्ग समाज ये थोड़ा कह सकता है कि 3 तलाक हम कहते हैं तो हम महिला को छोड़ के चले जाएंगे और हम दूसरी शादी कर लेंगे, वो तो गलत था ना। तो वो भी तो बीजेपी ने महिलाओं के लिए किया, वो भी मुस्लिम महिलाओं के लिए किया। तो आप कैसे कह सकते हो कि बीजेपी मुस्लिमों की पार्टी, हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिम की नहीं है? बीजेपी सबकी पार्टी मेरे हिसाब से। तो जैसा मैं कोई बीजेपी का कोई समर्थक नहीं हूँ, मैं बीजेपी का कोई विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, पर जो सिस्टम में देखा मैं वो बोल रहा हूँ आपको। और जो देश ऑब्जर्व कर रहा है, जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है दिक्कत बहुत सारी हो सकती है सिस्टम में, पर मैं फिर भी बोलूँगा कि ऐसा नहीं कह सकते कि वो मुस्लिम है वो हिंदू है। देश की पार्टी कह सकते हो आप, सारी पार्टी देश की हैं। पर ना ही कोई, अगर कोई नेता एक होता है कि ये लोग मुस्लिम प्रो हैं, तो ना, नथिंग, गलत है वो। क्या नाम आपका? रीना सेठी। यहाँ से किसका पलड़ा भारी है, क्या लगता है आपको? मैम मैं तो आपकी वो हूँ और आपका ही पलड़ा भारी लग रहा है मुझे तो। आपने क्या किया है? मैम आपने बहुत कुछ किया है। फिर भी क्या किया है? आप देखिए, वो एजुकेटेड है, आईआईटी उस पर है। ये ज़रूर है उनको फंसाया जा रहा है, चाहे किसी भी लेवल से फंसाया जा रहा है, पर वी आर सपोर्टर्स ऑफ आप। किस वजह से लग रहा है आपको फंसाया जा रहा है? मैम अब किस वजह से मैं क्या बता सकती हूँ, ये तो अब मोदी जी बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकती नहीं, कोई तो सबूत मिला ही होगा ना ईडी को। जब 9 बार उनको सम्मन गए हैं तो वो पेश क्यों नहीं हुए वहाँ पे? हूँ। मैम सम्मन तो आप किसी को भी भेज सकते हो ना, जब आप पावर में होते हो तो आप किसी को भी सम्मन भेज सकते हैं ना। लेकिन अगर कमी नहीं थी तो आपको एक सम्मन में ही जाना चाहिए था ना। 9 सम्मन के बाद भी आप नहीं। होता है ना, ज़रूरी नहीं है ना कि आप बोलोगे और हम उठ के चल पड़ेंगे, वो वाली बात नहीं होती है ना। आप जब तक सही लेवल पर चल रहे हैं, आप चल रहे हैं। फिर भी काम क्या क्या किया है केजरीवाल जी ने? कोई 3 काम बताइए। यहाँ पर हॉस्पिटल्स का किया है, स्कूल्स का किया है, बाकी बसेस का किया है। लेडीज़ के लिए बहुत वो है, आप लेके चलो, क्या नाम है, हम लोग एसी बस में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत फ़ायदा है हम लोगों को। अभी केजरीवाल जी बाहर आए हैं कल ही, तो आपको क्या लगता है बीजेपी में इससे खलबली मचेगी? नेचुरली मैम 100% मचेगी। तो लोकसभा की लग रहा है, देखिए उनके सपोर्ट में और कोई फेस वैल्यू दिख नहीं रही है। उनको सिर्फ केजरीवाल जी से डर है, वो उसी के उस पर उनको ईडी के सम्मन भी भेज रहे हैं, उनको उन्होंने जेल भी भेजा, सारे काम उसी वजह से हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि लोकसभा में पीएम के पद के लिए हैं वो लायक केजरीवाल जी? मैम अभी सीएम के लिए तो काफ़ी अच्छे उस पर चल रहे हैं, लेवल पर चल रहे हैं। आगे आगे पीएम के उस पर भी लेवल पर आ जाएंगे। सर, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी हैं योगेंद्र चंदोलिया जी और गठबंधन से हैं उदित राज। आप किसको मंथन करना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं आप? मैं योगेंद्र जी को। किस लिए? योगेंद्र जी का नाम है, उन्होंने दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ काम किया है और मुझे लगता है कि आगे उनको अगर वोट दिया जाए तो दिल्ली की डेवलपमेंट इस तरह से बनी रहेगी। मेरा नाम मनीष है। सर, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया जी हैं जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं और गठबंधन से उदित राज। तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? उदित राज जी को। किस लिए? कांग्रेस के रहना वो। हाँ जी, इसलिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी को हमने बहुत टाइम दे दिया, उन पर भरोसा भी कर लिया। कांग्रेस को भी तो 70 साल दिए। तो अब दिए थे ना, अब दोबारा से देंगे ना। ऐसे तो उदित राज पहले बीजेपी में थे लेकिन उनको वोट नहीं, बीजेपी में थे, टिकट नहीं मिला, इसलिए शामिल हो कांग्रेस को गए। लाना है, इससे मतलब है। मुद्दा ये है, अभी 10 साल बीजेपी को दे के देख लिया हमने, आपको भी पता है, सबको पता है, पूरा भारत जानता है ये, तो अब उनको नहीं देना। तो आपको नहीं लगता उदित राज जी दल बदलू हैं? पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में शामिल। बोल रहा हूँ, मुद्दा उदित राज जी का नहीं है, मुद्दा है बीजेपी का और कांग्रेस का। तो मैं कांग्रेस को प्रेफरेंस करूँगा और मैं यही बोलूँगा दिल्ली वालों को कि कांग्रेस को प्रेफरेंस करें। इंडिया में कांग्रेस आना चाहिए। बहुत टाइम दिया बीजेपी को हमने। कांग्रेस ने क्या क्या काम किए? कांग्रेस ने आप देखिए, इतिहास देखिए, आने वाला फ्यूचर देखिए। और बीजेपी ने कुछ नहीं किया? नहीं, जहाँ हम रह रहे हैं मेरे हिसाब से कुछ नहीं। दिल्ली में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल जी? उन्होंने तो बहुत कुछ किया है, कर ही रहे हो तो दिल्ली में। फिर केजरीवाल जी को सपोर्ट नहीं करोगे? नहीं, सपोर्ट उनको है, ऐसा नहीं है, लेकिन बात अभी कांग्रेस बीजेपी की है तो मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। प्रभाष, हाँ जी। सर, बीजेपी और गठबंधन से आप किसको चुनना चाहते हैं? बीजेपी के साथ ही जाऊंगा मैं, गठबंधन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं, राइट। और जो विदेश में भारत की छवि बनी है उससे बहुत फ़र्क, वो बहुत ज़्यादा चेंज आया है। और मेरे हिसाब से सबको बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। रीज़न बीइंग, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि जो लास्ट 10 ईयर्स में डेवलपमेंट हो रहा है और आगे जो डेवलपमेंट होगा और जो भारत की छवि बन रही है, तो उसके बारे में सबको पता है।
और ये सारी पॉलिटिक्स है, इंडिया ब्लॉक एंड ये सब है, बिकॉज़ अगर आप मल्टीपल पार्टीज़ को एक साथ लाते हो तो एक चेहरा आप नहीं ला सकते। तो एक तो उनका चेहरा क्लियर नहीं है, तो उनके साथ जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। सर विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया। देखिए, विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो वो टॉपिक लेके आएंगे, राइट, लेकिन उनके पास कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है कुछ भी बोलने का। उनके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। मोदी जी ने अगर बेच दिया तो क्या बेचा है, वो भी देखते हैं कि पिछले 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुई है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जनता भी मोदी जी के साथ ही जाएगी। तो आपको क्या लगता है 400 पार हो जाएंगे? 400 पार का देखिए मैं बता नहीं सकता, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट में बीजेपी की एक अपनी पकड़ है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आंकड़ा 350 से 400 के बीच में जाएगा। बहुमत बीजेपी के पास रहेगी।